इन दो सोल्स का क्या कर्मा होगा जो दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं पर वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, समाज क्या कहेगा इसके बारे में सोचते हैं। जो पार्टनर्स एक छत के नीचे अच्छे से नहीं रह पाते वो पास्ट लाइफ्स में दुश्मन रह चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें कि मुझे इस व्यक्ति से क्या सीखना है मेरे खुद के प्रोग्रेशन के लिए, तो आपका रिश्ता भी ईज डाउन होगा। जो ये कैजुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ये हमारे कोई कर्म का शायद पार्ट नहीं होता, ये किसी ने लिखा नहीं होता, ये हम हमारी फ्री विल से जाके ढूंढते हैं लोगों को। तो इन रिलेशनशिप्स का क्या कर्मा होता है और क्या लोगों को ऐसी कैजुअल रिलेशनशिप से बचना चाहिए, ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल? हर रिश्ता, चाहे वो कैजुअली बनाया है चाहे वो बड़ा फॉर्मल सेटअप में बनाया है, हर रिश्ता आपको खुद से मिलवा रहा है। पहले प्यार मिला फिर छोड़ दिया, प्यार मिला फिर छोड़ दिया। इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से प्यार आप मुझसे ढूंढ रहे हो वो प्यार पहले खुद को देना शुरू करो। शिव को पाने के लिए पार्वती सी तपस्या करनी पड़ती है और पार्वती के लिए शिव सा इंतजार। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हर एज के इंसान को पसंद आने वाला है, क्योंकि प्यार तो सबने किया है और उस प्यार में सेपरेशन भी किसी पॉइंट पे सबने फील की है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम रोमांटिक लव को एक स्पिरिचुअल एंगल से समझेंगे, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन के बेसिस पे समझेंगे। सोलमेट्स, कार्मिक पार्टनर्स, ट्विन फ्लेम्स, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में जानेंगे। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सिर्फ मेरे ही नहीं, आप सभी के फेवरेट भी, हितेश वशिष्ठ। हितेश, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हितेश जी को फिर से बुलाइए, तो हम ले आए हैं हितेश जी को, जो कि एक बॉडी, माइंड और एनर्जी कोच हैं और एक PLR थेरेपिस्ट भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। और हितेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू रंगोली जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पॉडकास्ट की इस सवाल के साथ कि हितेश, हम सबका एक पर्टिकुलर टाइप होता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, कि हम एक पर्टिकुलर टाइप के इंसान को ही अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी तो लोगों के फेशियल फीचर्स भी बहुत सेम होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सेम होंगी। तो हम एक पर्टिकुलर सोल को ही क्यों पावर देते हैं कि वो हमें हर्ट करे या हमें प्यार करे? और ये जो अट्रैक्शन है ये कहाँ से आता है? क्या ये कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी, तो रंगोली जी बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, पर हाँ, हम हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बांट के इसके ऊपर बात करेंगे, फिर आप उसमें से देखिए कि हम किसके ऊपर और ज़्यादा बात कर सकते हैं। या श्योर। देखिए, अगर हम रिश्तों की बात करें, हम जैसे एनर्जीज दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों ही एक दूसरे को खींचती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को नहीं खींचता, नेगेटिव नेगेटिव को नहीं खींचता। पॉजिटिव नेगेटिव के मिलन से ही एनर्जी बनती है ना, उसी के ही मिलन से सब कुछ चलता है। ऐसे ही हमारे गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। हमारी सृष्टि ना पूरी रजस है, ना पूरी सत्व है, ना पूरी तमस है, इन तीनों के मिश्रण से है। बिल्कुल। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे रिश्ते भी, कई हमें पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं और कई हमें नॉन पॉजिटिवली, जिसको हम नेगेटिविटी कह देते हैं। पर नेगेटिव उनका पर से मतलब वो नहीं है कि वो नेगेटिव है, पर हाँ, वो हमें एक सपोर्टिंग तरीके से ना सही पर नॉन सपोर्टिंग तरीके से सपोर्ट करते हैं। जैसे हमें लगता है कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा जब मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाएगा, पर ये वाले व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ ना, हाँ में ना मिलाकर करते हैं, क्योंकि उनके कहने से फिर आपको क्या होगा, तो मुझे खुद करना चाहिए, तो मुझे अपने अंदर कुछ जागृति का भाव जागेगा। तो इसी तरह से दोनों तरह के एनर्जीज हम अपने रिश्तों में लाते हैं। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से होती हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे धरती पर हम एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, रेंट अग्रीमेंट्स करते हैं, पार्टनरशिप डीड्स होती हैं। तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके डिफाइन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से रिश्तों में भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं।
फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, कि फर्स्ट पार्टी को ये करना होगा, सेकंड पार्टी को ये करना होगा, और उन दोनों के मिलन से ये वाला आउटकम पैदा होगा. सो दैट इज़ हाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग सेट. तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमें फिजिकल प्लेन में पुश दे सकते हैं कि हमें इंकरेज करें. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा पार्टनर लिखा है जो आपके साथ बिल्कुल अच्छे से रहेगा, बढ़िया, आपका हजूर जी, मतलब कि आपके साथ रहेगा और आपको एक्सेप्ट करेगा जैसे आप है ना. तो ये कहाँ से आ रहा है ये भी जानना जरूरी है. ये हमारे पास्ट का एक अच्छा कर्म है, अच्छा, जिसके कारण स्वरूप हमारे लिए ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना है. पर इसके अलावा हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे हमें वो पिन डाउन करे, बिल्कुल, हमें थोड़ा नीचे दबाएं, हमें गिराएं, है ना. वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपका मदर इन लॉ भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी मम्मी या पापा भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं. तो कोई व्यक्ति जो आपको इंटेंसिटी में पिन डाउन करे, इंटेंसिटी मतलब कि सबसे ज्यादा वही करते हैं. करते तो हमें बहुत सारे लोग हैं पिन डाउन, पर हम उनका अफेक्ट हम पर ज्यादा होता है. तो ऐसे लोगों के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं. हम अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि ये जो लोग हमें दुश्मन लगते हैं, ये सोल स्पेस में हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. रियली? क्यों? क्योंकि इनके कारण ही तो मेरा तरक्की हो रहा है ना. दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और इन्होंने हमारे लिए एक टफ रोल चुना. तो अच्छा व्यक्ति ही आपके कान खींच सकता है. जो आपका अच्छा दोस्त होगा वही आपके कान खींचेगा ना. तो इसीलिए तो ये दोनों ही एनर्जीज हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और इनको एड्रेस करते हैं अपनी इस करंट लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत. क्यों रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से ही, परिस्थितियों के माध्यम से ही, लोगों के माध्यम से ही हम अपने जीवन में कुछ सीख पाते हैं. ओके, ठीक है. तो या मेरे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले इसमें. तो इसी से मैं एक डिवोर्स को मैं एक स्पिरिचुअल एंगल से समझना चाहूँगी. जी. डिवोर्स हो गया या फिर सीरियस ब्रेकअप्स हो गए जो रिलेशनशिप्स बहुत सालों से चलते आ रहे हैं. तो लाइफ ने दो लोगों को मिलाया, उन्हें कुछ टाइम के लिए साथ रखा, फिर अलग भी कर दिया. या फिर ऐसा कहें कि दो लोगों के कर्म ने उन्हें मिलाया, कुछ टाइम के लिए साथ रखा और फिर उन्हें अलग कर दिया. तो ये जो डिवोर्स होते हैं या फिर सीरियस ब्रेकअप्स होते हैं, तो क्या इनको हम पास्ट लाइफ कर्मा के बेसिस पे जज कर सकते हैं? एज इन, क्या इन दो सोल्स का पास्ट लाइफ कर्मा खराब था कि लाइफ ने उन्हें ऐसे सेपरेट किया कि वो साथ नहीं रह पाए? तो इसको हम एक स्पिरिचुअल एंगल से कैसे समझ सकते हैं? हाँ जी, देखिए मैं इन दोनों को भी थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, डिवोर्स और ब्रेकअप्स. क्योंकि डिवोर्स में हमारी एनर्जी, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा होता है और हमारा फिर वो स्टेप बैक होता है ना. इसके अंदर क्या है, हमारा कमिटमेंट इतना नहीं होता. अगर हम सेपरेशन किसी के साथ चले जाते हैं तो अगर मैं प्राइमरीली डिवोर्सेस की बात करूं, देखिए आजकल के टाइम में ज़्यादा क्या हो गया है, डिवोर्स एक ईजी माध्यम हो गया है अपने आप को छोड़ने का. अगर मैं कहूँ कि आपके साथ और भी रिश्ते हैं, क्या आप अपनी माँ को डिवोर्स देते हैं? नहीं. अपने पापा को देते हैं? नहीं. इसी पार्टनर को क्यों ही देते हैं? क्योंकि हमारे लिए एक सिस्टम बन गया है कि भैया अगर हम किसी के साथ नहीं रह सकते तो उसको छोड़ दो. पर वहीं अगर आप, जैसे मम्मी पापा की एनर्जी, मम्मी पापा के साथ भी हमारा ऊपर नीचे होता है, टेंशन रहती है, पर ऐसी प्रतिबद्धता अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी बांध लो तो डिवोर्स नाम की चीज होएगी ही नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, लाइक डिवोर्स का? एंड इट्स सो एक्सेप्टेबल नाउअडेज दैट पीपल सो इजीली, यू नो, व्हेन दे थिंक दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल. देखिए डिवोर्स क्या है, समटाइम्स, मैं हर केस में नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ 8 out of 10 केसेस में से डिवोर्स एक इजी एग्जिट है. यस, बिल्कुल. 2 के लिए मैं आपको वो बाद में समझाऊंगा कि उनके लिए क्या है. पर एक मोटा मोटा तौर पे अगर मेरी किसी के साथ नहीं बनती तो हमें लगता है कि चलो जी छोड़ो. और वैसे भी आजकल सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट इतना चल रहा है, हम उसको अलग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. आपके लोग बदल सकते हैं. आप जिस व्यक्ति को आज डिवोर्स दे रहे हैं वो आपके जीवन से चला जाएगा, पर जो सीखना है ना वो किसी और व्यक्ति के माध्यम से आपकी तरफ पहुंच जाएगा. बिल्कुल. वो कहते हैं ना कि the mistake will repeat itself until you do not learn your lesson. Not learn it. So people can change, but your lessons will never change. तो डिवोर्स क्या होता है, आपने किसी के साथ, देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है उसका कोई पर्पस है. बिल्कुल. अब अगर आप उस पर्पस को लर्न किए बिना
कट करते हैं, अगर आपने लर्न कर लिया तो यूनिवर्स ही आपको ऑटोमेटिकली कट कर देगा अगर आपके लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, ए बी है ना, ए वाइफ है, बी हस्बैंड है। वाइफ बहुत तंग होती है ए से, बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो उसको बहुत झगड़ा करता है, उसको मारता पीटता जो भी है। ए को अब अंडरस्टैंडिंग आती है, स्पिरिचुअल साइंस ए सीखती है, ठीक है, उसको समझ आता है कि किसी पास्ट लाइफ में मैंने भी बी को वही किया था जो ए ने मुझे किया। अब उसके कारण स्वरूप मैंने ये लाइफ को चुना है ताकि मेरे अंदर कंपैशन जागे। कंपैशन कैसे जागे? जब मैं किसी के जूते में जाऊंगा मुझे तभी पता चलेगा ना उसका जूता काटता है या अच्छा चलता है। बिल्कुल। तो आदमी औरत बनेगा, औरत आदमी बनेगा, अमीर गरीब बनेगा, गरीब अमीर बनेगा। तो डुअलिटीज से हम सीखते हैं। तब यहाँ पे जब ये लूप उल्टा चलेगा, अब जो पहले बी था, जो आदमी था, अब वो औरत बन गई, और जो पहले औरत था वो अब आदमी बन गया। अब दोनों के डायनेमिक्स उसी तरीके से चलेंगे। पर जब आपको सोल अंडरस्टैंडिंग आती है तब आपको ये भी समझ आता है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इनके साथ ऐसा किया, और अब मेरे पास चॉइस है, या मैं वैसा ही रिपीट करूं या कुछ अलग करूं। अगर मैं रिपीट करता हूं तो ये लूप आगे जाके फिर से ए बी कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसकंटिन्यू। पर अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग लूँ और ये समझूं कि मेरे लिए इसमें क्या सीखना है, मेरी क्या लर्निंग है इसमें, और मैं उस पर फोकस करूं, और जो भी मैंने मैलिस अपने अंदर इकट्ठा किया उस व्यक्ति के प्रति, जो भी कटुता बिटरनेस इकट्ठा करी है, मैं उसको क्लियर करूं, अपनी साधना करूं। तो इसके करने से होगा क्या? क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो थोड़ी चेंजेस आएंगी आपके डायनेमिक्स में। फर्स्ट चेंज क्या होएगी? हो सकता है ए को देख के बी भी बदल जाए। अच्छा। क्योंकि अब बी को भी समझ आएगा कि देखो पहले तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर मेरे को नोक पोक करती थी, ये नहीं करना वो नहीं करना, अब तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं, तो मैं भी थोड़ा शांत हो जाता ना, मेरे को क्यों इसको परेशान करना है। तो दोनों का रिश्ता सुधर गया। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये प्रारब्ध बहुत लाइफ टाइम से चला आ रहा है और बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पे ऑफ करने के लिए तो हो सकता है कि ए अपना काम करता जा रहा है, पूरा पूरा अच्छे से काम करता जा रहा है, बी उसकी एनर्जी को मैच नहीं कर रहा। बी कह रहा है कि तू जो करना कर, मैं तो वही रहूंगा जो हूं। तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली इनको सेपरेट कर देगा। अच्छा। आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा डिवोर्स का, वो नेचुरली बह जाएगा आपके जीवन में कि एक परिस्थिति आ जाएगी जिसके कारण आप सेपरेट हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन सिर्फ डिवोर्स से नहीं हो सकता, फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है। आप हैदराबाद, वो बैंगलोर, है ना, ये भी हमारा सेटअप है कि उनकी जॉब अलग लग गई, आपकी जॉब अलग लग गई, तो वो भी एक सेटअप में अलग अलग चली। ये कैसे हुआ? शिफ्ट्स इन दी एनर्जीज। क्योंकि अब आप एक सेम स्तर की वाइब्रेशन पे नहीं हो, एनर्जी पे नहीं हो, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको चेंज कर देगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों की डेथ हो जाती है पर चेंजेस कुछ नहीं होती और ए उसी चीज में पूरा कंटिन्यू रखती है, क्योंकि ए ने पूरा लाइफ टाइम उसके साथ कंटिन्यू रखा, पूरा अपना सफाई किया, शुद्धिकरण किया, पर उसको छोड़ा नहीं। ए ने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया, उस लेडी ने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया जो इस बंदे के साथ सीखना था। उसके लिए सीखना शायद हो सकता है टू हैव पेशेंस, उसके लिए सीखना हो सकता है अपनी आवाज़ को बोलना, टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, अपनी हाँ ना को कहना सीखना। वो उसने सब सीख लिया। अगर सीख लिया तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में क्या होगा? ए बी और बी ए नहीं आएंगे। ए किसी और व्यक्ति के साथ सी के साथ चली जाएगी जिसमें उसका नेक्स्ट लेसन है, और बी ने क्योंकि ये लेसन कंप्लीट नहीं किया, वो सेम एनर्जी फील्ड का डी चुन लेगा जिसके साथ उसका लेसन वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सो दैट इज हाउ इट हैपन्स। डिवोर्स में कभी कभी क्या होता है, डिवोर्स के सेकंड सेपरेशन, सेकंड स्पेस की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सल फील्ड ही आपको सेपरेट कर देगा। कभी कभी होता है ना, जब हम डिवोर्स की बात करते हैं, बंदे डिवोर्स देना भी चाहते हैं पर उनके अंदर डर भी आता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो जब ये नेचुरल स्पेस से होता है ना, ये डाउट्स कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जब जो मोमेंट आपके लिए बनी है, जब वो आएगी तब आपके अंदर उस चीज की शक्ति भी आएगी प्रोसेस करने की। ओके। ऐसे नहीं होगा कि हाँ आज मेरा किसी के साथ बन नहीं रहा, मैं डिवोर्स दे दूं।
मैं डिवोर्स दे दूंगा, पर क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं बनी है उस चीज को आगे, क्योंकि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस तो होगा ना। अगर आप उस कॉन्सिक्वेंस को जो आप तोड़ने के बाद जहां जाना चाहते हैं उसके लिए रेडी नहीं है, तो फिर आपको लगेगा मैंने गलती कर दी डिवोर्स करके। तो फिर लगेगा कि अरे मेरा चैलेंज तो अभी भी नहीं खत्म हो रहा, अब कोई और आ गया मेरे पास। तो लर्निंग इनकम्प्लीट रहेगी, तो लेसन नहीं कंप्लीट होंगे। तो इसीलिए डिवोर्स को हम ज्यादा नहीं सोचें। ले रहे हैं। जैसे सोचे ना, पेरेंट्स की तरह सोचे। अपने मम्मी पापा को कभी नहीं हम डिवोर्स देते। बिल्कुल। तो जब हम किसी के साथ थिक एंड थिन बन जाते हैं, और ये जानिए अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो किसी पर्पस से आया है। अगर उसका जाने का समय होगा, यूनिवर्स अपने आप ही एक ऐसी कंस्पिरेसी करेगी, आपको अलग कर देगी। उस यूनिवर्स पर हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। पर आपने जैसा बोला कि ये तो हमने मान लिया कि ए और बी का पास्ट लाइफ कर्मा था, कि ए वॉज मेल, बी वॉज फीमेल, और इसमें ए मेल है, बी फीमेल है। लेकिन अगर मान लो दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, किसी ने किसी को हर्ट नहीं किया है, बस इस फर्स्ट लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ए बी को हर्ट कर रहा है, इसलिए बी ने ए को डिवोर्स दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसे समझेंगे इसको? देखिए, यू ऑल्सो मेक फ्रेश कर्मास, नो? या तो आप फ्रेश कर्मास बना रहे हैं। अच्छा। पर इसमें मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे आपने ब्रेकअप्स, अब आप ब्रेकअप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, हम अपने जीवन में लोगों को एज अ मिरर अट्रैक्ट करते हैं, जो हम हैं प्लस जो हम अपने अंदर स्वीकार नहीं करते हैं, वो भी लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मुझे लेट्स से किसी आदमी को माता पिता का प्यार नहीं मिला, किसी भी कारणवश, उनकी जर्नी कुछ भी हो सकती है, या मम्मी पापा अवेलेबल नहीं थे, या सेपरेट थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके कारण बच्चे को कभी भी लव्ड फील नहीं हुआ, अनलव्ड फील हुआ। उसका कोई दोस्त नहीं बना। अब कोई भी उससे प्यार से बात करता था, उसको लगता था ये व्यक्ति तो मेरे से प्यार से बात कर रहा है, तो लोग इसी प्यार का उसका फायदा उठाते थे। कॉलेज में उसके नोट्स लेते थे, फिर एग्जाम्स में चीटिंग करते थे, फिर कुछ पैसा चाहिए उससे तो ले लेते थे। ऐसे करके उसका ये चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि उसकी एक डिमांड है लव की, नीड है लव की, जो पूरी नहीं हुई, जहां पूरी होनी चाहिए थी। अब वो नीड बाहर निकल कर आएगी, लोग उसी के माध्यम से अट्रैक्ट होंगे। अब पार्टनर भी उसी नीड में आएगा। एक व्यक्ति आएगा जो उसको बहुत सारा प्यार दिखाएगा, यहाँ तेरा ये, मैं तुम्हारी बात सुन रहा, इसको लगेगा यही मेरा सोलमेट है, यही मेरे लिए बना है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये मेरी अनमेट नीड को पूरा कर रहा है। बिल्कुल, है ना? पर वास्तव में ये लोग क्यों आते हैं? ये लोग इसलिए आते हैं ताकि आपको शीशा दिखा पाए। और शीशा क्या है? कि आपके अंदर एक लव की अनमेट नीड है, आपको उसे खुद ही पूरा करना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि नीड कहाँ पैदा होती है? जहाँ लैक होती है। अंदर पैदा हुई ना। मेरे अंदर यहाँ लैक है, तो पूरी भी कहाँ से होगी? अंदर ही। अच्छा, जहां नीड शुरू होगी वहीं पे उसकी पूर्ति होगी। तो हम क्या करते हैं, रिश्तों में अपना खाली कटोरा लेके लोगों के पास जाते हैं कि तुम मेरे को दो, तुम मेरे को ऐसे करो, तुम मेरे को वैसे करो। अब जब आप किसी के ऊपर ज्यादा बोझ डालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप दूसरों से प्यार ना ले, पर कोई भी व्यक्ति आपका केंद्र नहीं हो सकता। यू हैव टू बी योर सेंटर। हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? अहम ब्रह्मास्मि। ये नहीं कहती माय पति ब्रह्मास्मि, वो अपने लिए ब्रह्मास्मि है, पर मैं अपने लिए ब्रह्मास्मि हूँ। तो मेरे को अपने आप को जानना है, उसे अपने आप को जानना है, और रिश्ते हमें उस चीज को जानने के लिए सहायता करते हैं। हमारे आप सोलमेट्स कह लीजिए, ट्विन फ्लेम्स कह लीजिए, इन सब का पर्पस क्या है? आपको आपस में मिलाना, आपको खुद से ही जोड़ना। सिर्फ इतना ही इनका मतलब होता है, that you realize your real potential. You realize that you are nothing but you are that God. तो हितेश, इससे मेरा ये भी क्वेश्चन आता है कि प्यार, दूसरे से जब हम प्यार शेयर करते हैं तो कंपेनियनशिप इज अ होलसम फीलिंग, तो लोग सेल्फ लव और द नीड फॉर कंपेनियनशिप, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि आजकल सेल्फ लव बहुत है, और इसके चलते हुए लोग दे थिंक दे कैन बी अलोन एंड यू नो दे डोंट नीड एनीवन। उनके पास एक पेट है उनका। तो
इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें, बिकॉज आई रियली बिलीव कि कंपेनियनशिप बहुत एक सुंदर कॉन्सेप्ट है. ऑफ कोर्स देखिए, कंपेनियनशिप हमारे पोटेंशियल को बढ़ाता है. आप देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं हम पागल हो जाते हैं ना, है ना, हमें एक पागलपन का फीलिंग आता है. और आप सोचिए, जो व्यक्ति शिव से प्यार करेगा उसके ऊपर क्या जुनून छाता होगा. अच्छा, आप समझे. ह्यूमनली लव हमें उस डिवाइन लव का एक स्वाद चखाता है. वाओ. सिर्फ एक स्वाद चखाता है. पर वास्तव में प्यार वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद से प्यार किए है. खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा दिखता हूँ ऐसा दिखता हूँ, ये प्यार नहीं है. प्यार का मतलब होता है कि अपने लाइट सेल्फ को और अपने छाया के सेल्फ को इक्वली एम्ब्रेस करना. यानी कि मेरे अंदर कोई चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, कोई मेरे अंदर चीज़ें नहीं भी अच्छी हो सकती हैं. मैं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को तो स्वीकार करता हूँ, पर जो मेरे अंदर अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, थोड़ा जज करता है, इस चीज़ को वो कहता है अरे मैं तो ये हूँ ही नहीं, डिसोन कर रहा है, पर कि है उसके अंदर. सेल्फ लव का मतलब होता है इन चीज़ों को भी लाइट के नीचे लेके आना और बताना, हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मैं ध्यान भी करता हूँ, पर मुझे गुस्सा भी आता है. इस चीज को एम्ब्रेस करना, अपनी होलसमनेस को एम्ब्रेस करना, इसे लव कहा जाता है. क्योंकि लव ऑल इंक्लूसिव होता है. लव में हम जब हम किसी के प्यार करते हैं, हम ये नहीं कहते कि मैं तेरे इतने भाग से प्यार करूंगा. मैं कहूँगा तुझे सारे को प्यार करता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर जो तेरा वो गुस्सा है मुझे वो भी पसंद है, तेरा जो प्यार है वो भी पसंद है. तो यही सेल्फ लव की परिभाषा है कि जब हम अपने आप को इक्वली एक्सेप्ट करते हैं, अपनी लाइट को और अपनी शैडो को. नंबर 1, जब हम खुद के लिए ये करने लग गए तो दूसरे व्यक्ति को भी ये देना आसान होता है. जब आपने खुद को बिना किसी शर्तों के स्वीकार करना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को थप्पड़ लगाएंगे और कहेंगे मैं तो ऐसा ही हूं. ये नहीं. इसका मतलब ये कि मेरे अंदर गुस्सा आता है मुझे, ये तो एक्शन में चला गया ना. ये एक्शन को स्वीकार, ये तो अनकॉन्शियस है, तो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी बात कर रहा है. पर जब हम खुद को पूरा एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी शर्तों के, तो हम दूसरे को भी बिना किसी शर्तों के एक्सेप्ट कर पाते हैं. फॉर हु दे आर. एंड दैट इज ट्रू लव. वाओ. यही प्यार हमें हर किसी भगवान से सीखने को मिलता है. हम शिव पार्वती की बात करें, हम विष्णु माता, लक्ष्मी माता की बात करें, किसी की भी बात करिए, क्यों वो उनके अपने कंसॉर्ट के साथ. देखिए हमारे इंडियन सिस्टम में, सनातन सिस्टम में देवों को दिखाते हैं, अकेले नहीं दिखाते, उनके साथ उनकी भार्या देवी दिखाते हैं. तो ये एक सिस्टम है. बाहर से आप देखें कि हाँ ये कंपेनियनशिप है, नहीं, पर इसका गूढ़ महत्व है. गूढ़ रीजन क्या है? मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी. अब मेरे अंदर भी आपके अंदर भी पुरुष प्रकृति दोनों रहते हैं. तो ये दोनों जब इकट्ठे दिखाए जाते हैं, इसका मतलब ये है, वो बता रहे हैं अपने स्वरूप से कि अगर आप अपने भीतर की भी पुरुष प्रकृति को जोड़ोगे, उनकी शादी करवाओगे, तब सब कुछ आपकी लाइफ में उसी हिसाब से चलेगा. ओके. तो उनके को हमें जेंडर से थोड़ा ऊपर उठ के देखने की जरूरत है, क्योंकि हम उनको जेंडर, शिव को मैंने सिर्फ मैस्कुलिन मेल देख लिया. ये मेल नहीं, ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन एनर्जी. शक्ति इज नॉट फीमेल, इट्स फेमिनाइन एनर्जी. ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर रहती हैं. अच्छा. तो शिव हमारे यहाँ बैठते हैं, शक्ति हमारे नीचे मूलाधार चक्र में बैठती है. शक्ति ऊपर उठती है, यहाँ आके दोनों की शादी होती है. ओके. शिव यहाँ उतरते हैं, शक्ति ऊपर चढ़ती है, और यहाँ पे अर्धनारीश्वर बनता है. वाओ. तो शिव शक्ति का मिलन, इनर मेट को जब आप पाएंगे तो आउटर मेट अपने आप आएगा. इनर यूनियन. अब इस स्पेस से जब आप इनर यूनियन को, इनर मेट को पा लिए हैं, तब आपको अपने अंदर से आए कि मुझे बाहर के पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, मैं खुश हूँ, संतोषी हूँ, फिर बहुत बढ़िया. अगर आए मुझे शादी करनी है, तब भी बहुत बढ़िया. पर कभी कभी हमारा मुझे शादी नहीं करनी, ये हर्ट से आता है, वूंड से आता है. वूंड क्या है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे चाहिए, मुझे कोई चाहिए ही चाहिए, मेरे साथ भी, मेरे फलाने दोस्त के पास भी है उसकी शादी, मेरे पास तो एक लव मेकिंग पार्टनर होना ही चाहिए. पर ये पार्टनर थोड़ी देर के लिए आपकी हेल्प करेगा, उसके बाद नहीं करेगा. वो खालीपन फिर से रस जाएगा आपके अंदर, जिसको ढूंढने के लिए आपने अपना कटोरा भरा इस व्यक्ति से, बाद में फिर से खाली हो जाएगा.
अल्टीमेटली ये व्यक्ति चाहेगा अंदर देखो, अपने आप को जानो। तो हर रिश्ता, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, नॉर्मल रिलेशनशिप, हर कोई आपको आपसे मिलवाना चाहता है। वाह। हितेश, जैसा कि आपने अर्धनारीश्वर की बात की, तो जब हम अर्धनारीश्वर को देखते हैं, शिव और शक्ति सेम एनर्जीज हैं, फीचर्स भी सेम होते हैं, सब कुछ सेम है। तो ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ मैरिड कपल्स की जब शादी हो जाती है, दे लुक वेरी सिमिलर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो उनकी एनर्जी और उनका कर्मा या फिर लाइफ जर्नी बोलो, वो बहुत सेम होती है? हाँ, देखिए, ये पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे कई बॉन्ड्स हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं, इतने इंटेंस बॉन्ड्स होते हैं कि वो लाइफ टू लाइफ टाइम आपके साथ चलते रहते हैं। और ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चलते, एक पर्पस के लिए चलते हैं। अगर आपको उस पार्टनर के साथ रह के केवल अपना प्रोग्रेशन नहीं, आप समाज का भी प्रोग्रेशन करोगे तो बात है। अगर एक खुश व्यक्ति दूसरे खुश व्यक्ति के साथ आएगा तो एक और एक 11 होंगे, कलेक्टिव कर्म। हाँ, फिर ये व्यक्ति, दो खुश व्यक्ति जब समाज में जाएंगे कितनी खुशी फैला सकते हैं, है ना। तो ये वहां से भी आ सकता है। बाकी यहाँ से भी हम इस लाइफ टाइम में भी जब हम किसी के साथ ऐसे वाले जो रिश्ते होते हैं जो हम इस लाइफ टाइम में इंटेंस बनाते हैं, वो कैसे होता है, जब आप अपनी वाइब्रेशन को साफ करते हो, आपका पार्टनर भी उसी वाइब्रेशन से मैच करता है। ओके। तो हो सकता है आपके चेहरे वगैरह मिले, नहीं भी मिले तब भी कोई बात नहीं। ओके ओके। इसी से हितेश, मैं नेक्स्ट सवाल पे मूव करना चाहूंगी कि शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है, 7 जन्मों का सफर माना गया है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि बहुत इजीली डिवोर्स हो रहे हैं। तो दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं पर वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, समाज क्या कहेगा इसके बारे में सोचते हैं। तो इन दो सोल्स का क्या कर्मा होगा जो वैसे तो सेपरेट होना चाहते हैं बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ कैसे ना कैसे सेटल कर रहे हैं, बट उनका एक दूसरे के साथ रहने का कोई मन नहीं है। देखिए, मन नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर फोकस क्या करना चाहिए, ये रिश्ता जिसके साथ मैं एक छत के नीचे रह रहा हूँ, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि आप अपने पड़ोसी को छोड़ सकते हैं, आप अपने बॉस को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका दूर का रिश्ता है थोड़ा। पर जो रिश्ते जैसे माता पिता, भाई बहन, आपका पार्टनर, ये एक छत के नीचे आते हैं तो ज़्यादा इंटेंस हो गए ना। तो यानी कि सीख तो है ही है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें कि मुझे इस व्यक्ति से क्या सीखना है मेरे खुद के प्रोग्रेशन के लिए, तो आपका रिश्ता भी ईज डाउन होगा, उसमें मधुरता आएगी। जैसे हम अपने पास्ट लाइफ की रिसर्च की अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं जो पार्टनर्स, जैसे आपने एक छत की बात करी, जो पार्टनर्स एक छत के नीचे अच्छे से नहीं रह पाते, वो पास्ट लाइफ्स में दुश्मन रह चुके हैं। जैसे 2 देशों के राजा, 2 पॉलिटिकल लीडर्स, इतनी लड़ाई करी, इतने रिसोर्सेज को खराब किया, इतना वेस्ट किया सब कुछ, अब इस लाइफ टाइम में एक ही छत के नीचे आ गए। पहले तो अलग अलग सेटअप्स में थे, अपनी अपनी जगहों पर रहकर फाइट करी, अब इस लाइफ टाइम में एक ही छत के नीचे रहकर उस चीज को हमें रिजॉल्व करना है जो पहले शुरू हुई। अच्छा। अब इस रेजोल्यूशन में मेरी खुद की तरक्की है, क्योंकि अल्टीमेटली लर्निंग आप अपने पर, लर्निंग पर फोकस करोगे ना। जब आप अपनी लर्निंग करोगे, एनर्जीज ट्रैवल करती हैं, उस व्यक्ति का भी चेंज होगा। Okay. जैसे मैंने ए बी का पॉसिबिलिटी बताया, वो सारा पॉसिबिलिटी फिर प्ले करेगा। हितेश, इसी से मैं नेक्स्ट सवाल पे मूव करना चाहूँगी कि ऐसा बोलते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे सिबलिंग्स, हमारा जो लाइफ पार्टनर जिससे हमारी शादी होती है, ये कुछ प्री डेस्टिन रिश्ते होते हैं। बट प्री डेस्टिन क्या नहीं होता, जो ये कैजुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ये हमारे कोई कर्म का शायद पार्ट नहीं होता, ये किसी ने लिखा नहीं होता, ये हम हमारी फ्री विल से जाके ढूंढते हैं लोगों को। तो इन रिलेशनशिप्स का क्या कर्मा होता है, और क्या लोगों को ऐसी कैजुअल रिलेशनशिप से बचना चाहिए, ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, हर रिश्ता, चाहे वो कैजुअली बनाया है, चाहे वो बड़ा फॉर्मल सेटअप में बनाया है, हर रिश्ता आपको खुद से मिलवा रहा है, हर रिश्ता। हाँ, जब हम अनकॉन्शियसली अपने जीवन को जीते हैं, अनकॉन्शियसली जीवन जीने का मतलब मैं सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखूं, एक्सटर्नल वैलिडेशन को ढूंढूं, यानी कि
कोई मुझे आज अच्छा कहेगा तो बढ़िया, कोई आज मेरे को बुरा कहेगा तो यानी कि मैं बुरा, तो मेरा मुंह गिर जाएगा, आई विल फील लो, यू नो। ये रिश्ते जो हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, ये रिश्ते इसी चीज़ को हिंट करते हैं कि आप कहाँ देख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैजुअल रिलेशनशिप्स में आप जा रहे हो तो यानी कि यू आर ओनली फोकस्ड ऑन द बॉडी। आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो फॉर योर फिजिकल नीड्स, लेट्स से, है ना। दूसरा हो सकता है कि पहले ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो बदल गया, फिर नया रिश्ता आया, उसने भी मुझे बहुत सारा अटेंशन और प्यार दिया, फिर ये भी बदल गया। तो देखिए पैटर्न सेम चल रहा है। पहले प्यार मिला, फिर छोड़ दिया, प्यार मिला, फिर छोड़ दिया। इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से प्यार आप मुझसे ढूंढ रहे हो, वो प्यार पहले खुद को देना शुरू करो। ये क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि हम अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में जी रहे हैं, ओनली फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, ओनली फॉर रिच outside in the outside plane, only for have all the accolades in the outside plane. हम सिर्फ यही चाहते हैं। पर जो कॉन्शियस व्यक्ति होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, उसका दोस्त ही उसे हेल्प करे, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ध्यान करता हो, वो रुकेगा, अपने अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने इनको क्यों अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल। जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे, आपका सारा साफ होने लगेगा, आपको आंसर आने लगेगा। क्योंकि लोग, मैंने जैसे कहा ना, शीशे हैं, मिरर्स। मेरे मुंह पे अगर दाग लगा हुआ है, मैं शीशे को साफ नहीं कर सकता, मुझे खुद को ही साफ करना होगा। तो लोगों को आने जाने से मेरा टेंशन दूर नहीं होगा, मेरे को अपने अंदर देख के ही सारा टेंशन क्लियर कर सकता हूँ। उनके आने से ये जरूर होगा, मेरा तरक्की, मेरा इनर प्रमोशन होगा। और जिसका इनर प्रमोशन हो गया, उसका आउटर प्रमोशन भी नेचुरली हो जाएगा। बिल्कुल, मेक सेंस। तो ये सारे लोग उसी चीज को ही प्रोसेस करते हैं, किसी भी तरह का रिश्ता, चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो हमें एक मिरर की तरह ही हमारे लिए एक्ट करता है। आइडली इस सृष्टि में कोई नहीं है, केवल आप ही हो। बाकी सब हमारे दर्पण है। ओके। इसीलिए तो कहते हैं ना, अद्वैत में भी क्या कहते हैं, नो टू, वननेस की हम बात करते हैं। वननेस यानी कि मेरी, ये सब मेरी छाप है, आपके अंदर मैं हूं, मेरे अंदर आपकी छाप है। हाँ, जिस चीज को मैं देखूंगा वो मुझे डिफाइन करेगा। कभी कभी हम कमरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई पार्टीज में हम किसी की ड्रेस को डिफाइन करते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कोई कैसे बोलता, हम उसको बोलते हैं। आपकी जैसी दृष्टि वैसी आपके अंदर है। अगर आप दूसरों को इन्फीरियर देखते हैं, आप भी अपने अंदर से इन्फीरियरिटी को छुपा रहे हैं। बिल्कुल। हितेश वो कहते हैं ना कि टू अर्र इज टू ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज टू डिवाइन। फॉरगिवनेस का आई थिंक बहुत ही बड़ा रोल है हमारे कर्म बंधन को काटने में, उन लोगों से जो हमें हर्ट करके जाते हैं। बट यू नो, फॉरगिवनेस एक ऐसी फीलिंग है जो लोगों को लगता है कि उन्होंने सामने वाले को फॉरगिव कर दिया, बट वो अंदर एक रिवेंज की भावना फिर भी रहती है। तो एक्चुअल फॉरगिवनेस हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन फॉरगिवनेस। मैं नहीं बिलीव करता। देखिए, जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो फॉरगिव करने वाला बड़ा बन जाता है, फॉरगिवनेस जिसको मिलती है वो छोटा बन जाता है। अच्छा। और बड़ा और छोटा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति माफ करता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक प्राउड भर गया, ईगो आ गई, जहाँ मैंने तुझे माफ किया, या मैं तुझे नहीं माफ करूंगा। तो ये तो क्लेंजिंग की बजाय आप तो और क्लटर क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आप बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने मेरे साथ गलत किया एंड यू हैव टू पे फॉर इट। बट कभी कभी फॉरगिवनेस वो हर्ट रिलीज करने के लिए भी तो हो सकती है ना, कि किसी ने हमें हर्ट किया और मैं उस फीलिंग को जाने दे रही हूँ, जाने दे रहा हूँ। इसके बदले आप एक्सेप्टेंस क्रिएट करें। फॉरगिवनेस की बजाय एक्सेप्टेंस इज अ गुड वर्ड। ओके। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? तुमने मेरे साथ वो किया, मैं उसके लिए अग्री तो नहीं करता, पर जो तुमने किया मैं वो तुम्हारे पर ही रहने देता हूँ। इट इज फॉर यू टू हैंडल। तुम्हारा कर्म किया, तुमने किया, तुम देखो। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि तुम्हारे कारण मेरे अंदर जो मैल बनी, मेरे अंदर जो हेट्रेड बनी, मैं उसका ध्यान रखूं, उसको साफ करूं। तो एक्सेप्टेंस क्या करती है? हमें उसकी जर्नी को एक्नॉलेज करने के लिए कोशिश करवाती है।
वो जैसा है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और दबने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम नो कहेंगे, जो चीज़ हमें नहीं पसंद हम नो कहेंगे। आज मुझे अगर दाल चावल खाने हैं, मुझे चने चावल नहीं खाने, तो मैं नो कहूँगा, है ना। फ्री विल हम सबके पास है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जजमेंट को ले लेके मैं अपने साथ दुनिया भर में भागता रहूं और कहूं कि हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। फिर मैं अपने साथ ही इनजस्टिस क्रिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मैं 3 साल बाद थप्पड़ याद करके रोज थप्पड़ खा रहा हूँ। तो एक्नॉलेज, तुमने मेरे को थप्पड़ मारा, आई डोंट अग्री टू दिस, बट एंड आई लीव यू विद योर एक्शंस। पर इसके कारण मेरे अंदर जो पेन क्रिएट हुआ, मैं उसको साफ करूंगा। और जब हम इसको साफ करते हैं, फिर हमारे अंदर फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब होने लगता है। इसका एक साइन जो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें कैसे पता चले कि हमारा एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट या फॉरगिवनेस हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअली, सुपरफिशियली इस चीज़ों को करते हैं। सोचिए कि जब आप उस व्यक्ति के बारे में अब सोच रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब क्या फीलिंग आ रही है? अगर आपका फॉरगिवनेस पूरा नहीं हुआ तो आपका फीलिंग अभी भी जिटरी होगा, शेकी होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, है ना। पर जैसे जैसे वो फीलिंग सेटल होता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रेजोल्यूशन सेट हो रहा है। तो इसी से मान लीजिए, जैसा आपने बोला एक्सेप्टेंस, और अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, मेरा मतलब है कि 2 लोगों के बीच में मतलब एक अनसेटलमेंट ऑफ कर्मा है, मतलब एक ने दूसरे को हर्ट किया और दूसरा वाला भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है या फॉरगिव नहीं करता है। तो जब ये 2 सोल्स आगे कभी मिलेंगी, नॉट इफ इन दिस लाइफ, अगर किसी अगली लाइफ में मिलेंगी, तो क्या इन दोनों के बीच में से कार्मिक बैगेज होगा? क्या वो नीड फॉर सेटलिंग द कर्मा होगी? देखिए, कार्मिक बैगेज दोनों तरीके से चलती है। अच्छा। जिस व्यक्ति ने कर लिया वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएगा। अच्छा। मैंने जैसे बताया ना, ए ने अगर बी से लर्न कर लिया, ए बी के लूप में से ए गायब, वो सी के साथ चला जाएगा नेक्स्ट लर्निंग के लिए। ओके। और बी क्योंकि लर्न नहीं किया, वो डी के साथ आ जाएगा क्योंकि सिमिलर सॉर्ट ऑफ लर्निंग है। तो यूनिवर्स आपके साथ कभी भी इनजस्ट नहीं करता। देयर इज नो अनफेयर ट्रीटमेंट। जो आपने कर लिया वो आपका क्लियर है, आप किसी चीज में बंधे नहीं रहोगे। अच्छा, ग्रेट। इसी से हितेश, हम इस पॉडकास्ट के एंड पे पहुंच चुके हैं अब, और ये मेरा लास्ट सवाल होगा आज के लिए कि कुछ लोग जो होते हैं हमारी लाइफ में, उनका एक हायर पर्पस होता है। हमें लगता है कि वो आए, हमें हर्ट करके चले गए, बट कुछ लोग, जैसा कि आपने बोला, वो एक मिरर की तरह एक्ट करते हैं। वो हमें हमारे अंदर झांकना सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि वो हमें शायद भक्ति की ओर भी ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रू लव जो है, ट्रू लव वुड ब्रिंग यू क्लोजर टू योर सेल्फ, और अगर आप बहुत 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 लकी हैं तो वही प्यार आपको भगवान की ओर लेके जाएगा। ये मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि डिवाइन लव हमें कैसे चेंज करता है, एंड हाउ डज डिवाइन लव मेक यू अ बेटर पर्सन, अ बेटर लवर? सो देखिए, अगर मुझे डिविनिटी को एक्सप्लेन करना हो, डिवाइन मीन्स डाइव इन। So divinity can only be experienced within. Truly, yes. अगर आप अपने अंदर डिविनिटी को पाए हैं तो एक रिश्ता आपको डिवाइन लव का एक्सपीरियंस नहीं देगा, हर रिश्ता देगा, क्योंकि आप खुद को पा लिए हैं। जो आप अंदर है वही बाहर होगा। हाँ, कई सेटअप्स में हम अपने आप को पाने की खोज में होते हैं। वहाँ उस अवस्था में बाहर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, हमें डिविनिटी से कनेक्ट करने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए अपना हमारे साथ रोल सेटअप करते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये ना अच्छे भी हो सकते हैं। हमारे अर्थली प्लेन में अच्छे लोग, यानी कि जो हमारे को बैठ के थोड़ा काउंसिल करते हैं, तू कर सकता है ना, तेरे से हो जाएगा ना, आई अंडरस्टैंड, तेरे साथ जीवन में ये हुआ पर मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, ये आपको डिवाइन एक्सपीरियंस देते हैं। इनसे ज़्यादा आपके लिए कौन काम करते हैं? जो आपको धिक्कारते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, क्योंकि आपके अंदर शक्ति जागती है ना कि मैं अब करूँगा, है ना। तो जब आप प्यास को टेस्ट करते हैं तो पानी भी खोज लेते हैं। ये लोग वो प्यास पैदा करते हैं। दिन के बाद रात होता, रात के बाद दिन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आपका सही माध्यम में ये प्रोग्रेशन कर पाते हैं। ये लोग आपके लिए यूजफुल नहीं होते, ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं।
हेल्पफुल, यस, है ना। यूजफुल क्या है, आज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, ये व्यक्ति कहेंगे खुद जाओ खुद ले लो। सो डिवाइन एनर्जीज हमेशा हेल्पफुल होती हैं, स्पून फीड नहीं करती। किसी सिचुएशन में आपको स्पून फीड कर सकती है, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, पर मोस्टली हमारी लाइफ हमें डिविनिटी हेल्पफुल होती है। एक बड़े रास्ते से अगर मेरा जाना लिखा है, वो ये नहीं सोचती हाय कितना लंबा रास्ता इसे तय करना पड़ेगा, वो ये सोचती है कि इस लंबे रास्ते से जाके ये कहाँ पहुँचेगा। इस पर रिश्ते भी हमारे बनते हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते हैं उनका भी पर्पस हमें हेल्पफुल होना होता है, तभी हम अपनी डिविनिटी को जान पाते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच हितेश। इसी के साथ आज का हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। दोस्तों, आज हमने रोमांटिक लव को एक स्पिरिचुअल एंगल से समझा, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझा, कार्मिक बैगेज को समझा, फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस समझी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम हितेश जी से उन सभी का आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। नमस्ते।